दिस इज द बेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऑल फॉर फ्री। स्टार्टिंग विद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? पोर्चुगीज़ की, फ्रेंच की, डेन्स की, ब्रिटिश, कौन आया? देखते हैं कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई। हिस्टोरियंस इन इंडिया हैव अ कंसेंसस दैट मॉडर्न फेज इन इंडियन हिस्ट्री स्टार्टेड विद 18th सेंचुरी। हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं? 18वीं सेंचुरी से मॉडर्न फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई है। ऐसा क्यों? दो चीज़, राइवलरी अमंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, दो चीज़ हमको, दो इवेंट दिख रहा है, राइवलरी अमंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, डिक्लाइन, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, सबसे पहले कौन आया और सबसे आखिरी में? सबसे पहले पोर्चुगीज़, आखिरी में फ्रेंच। पोर्चुगीज़, देन डच, देन ब्रिटिश, देन डेन्स, देन फ्रेंच। ठीक है, अब देखते हैं। अब आप ये बताइए आएंगे कैसे? ये समुद्र है ना, ओशन, सी, वैसे आएंगे। तो जो ये लोग ट्रेडिंग सेंटर बैठाएंगे, बिजनेस लोकेटेड एट द कोस्ट, वेरी गुड, इसको बोलते थे वो लोग फैक्ट्रीज। बट दीज फैक्ट्रीज आर नॉट वॉट यू थिंक। ऐसा क्यों? इस फैक्ट्रीज में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता था, नॉट अ सिंगल आइटम। उनका काम क्या था? इंडिया से सामान लेना है, स्पाइसेस वैसे जो भी है, अपने शिप में भरो, वहाँ जाके बेच दो, गोडाउन के रूप में एक्ट करता था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया अराउंड 1760s, इसलिए यह फैक्ट्रीज में फिनिश्ड गुड्स होता था। रॉ मटेरियल के लोग करेंगे क्या? ना टेक्नोलॉजी ना कुछ। फ्रेंच फैक्ट्रीज, सबसे पहली फ्रेंच फैक्ट्री 1668 माहे में है, जिंजी, पौंडीचेरी, चंदर नगर। बहुत बार ऐसे डिफरेंट एग्जाम्स में देखा गया, पूछ लेते कि कहाँ पे किसकी फैक्ट्री थी। ठीक है, चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1599। ऑन 31st December 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड चार्टर, दैट इज लीगल परमिट, फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ I टू ट्रेड विथ ईस्ट। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बना, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है, यानी कि एक लीगल परमिट, यानी कि एक परमिशन मिल गई क्वीन एलिजाबेथ I से कि आप हमारी कंट्री की तरफ से ट्रेड करोगे। कितने? 15 सालों के लिए। EIC ग्रेजुअली बिकम अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस रीच द कोर्ट ऑफ जहांगीर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला कौन आया? कैप्टन विलियम हॉकिंस। किसके कोर्ट में? जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर पता है ना? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट भजसा कैसे रन रखेंगे हम लोग? मुगल्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो यहाँ जहांगीर के कोर्ट में आए। ठीक है, एंड सॉट परमिशन टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत एंड परमिशन वॉज ग्रांटेड। अब देखिए, ये आए तो 1608 में थी, पर पोर्चुगीज़ इनको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। इनकी पहली फैक्ट्री बनती है सूरत में 1613 में। ठीक है, अब देखिए, बालासोर में इनकी फैक्ट्री 1633 में, गोलकोंडा किंगडम। अब देखिए, गोलकोंडा किंगडम में एक जगह मसूलीपट्टनम, ठीक है, 1611, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री खोल दी। गोलकोंडा किंगडम के किंग से इनको परमिशन मिली, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो एक जगह लिमिटेड नहीं थे, बहुत जगह पे लोग एक्सपैंड कर रहे थे। ठीक है, चलिए। इन 1639 एन इंग्लिश ऑफिसर फ्रांसिस डे established a factory at Madras, which was named as Fort St. George. In 1662, the British Prince Charles II was married to Portuguese Princess Catherine, and Portuguese gave islands of Bombay to Charles II as dowry. मतलब मैरिज अलायंसेस हम देख रहे हैं। ब्रिटिश प्रिंस ने पोर्चुगीज प्रिंसेस से शादी की, उनको आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे मिला एज अ डॉरी। ठीक है, अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये आइलैंड को रेंट पे ले लिया, रिलीज पे ले लिया। जॉब चेरनॉक स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट कैलकाटा विच वॉज नोन एज फोर्ट विलियम। अब देखिए, आपने सब ने बैटल ऑफ प्लासी स्कूल में पढ़ा होगा, बैटल ऑफ बक्सर सुना होगा। बहुत सारे बैटल के पीछे ना एक रीज़न था, उसमें से एक रीज़न ये भी था कि जो लोग फैक्ट्री बोलते हैं उसको ये लोग फोर्टिफाई कर रहे हैं, उसमें लोग गन्स रख रहे हैं, कैनन्स रख रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल रूलर हैं उनको इससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर
अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो मिलिट्री सामान क्यों रख रहे हो? इसीलिए फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. हाईएस्ट ऑफिसर एट फैक्ट्री इज कॉल्ड गवर्नर, हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू कंपनी डायरेक्टर इन लंडन. ठीक है, गवर्नर कंपनी डायरेक्टर लंदन को जाके बताते थे, रिपोर्ट करते थे. इंग्लिश कंपनी, अच्छा जाके इन द सेंस आप ये मत सोचिए कि फिजिकल जाके, ठीक है, उस टाइम फ़ोन तो होता नहीं था, तो जो भी कम्युनिकेशन का मेथड था उससे वो लोग बताते थे. इंग्लिश कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी फॉट वॉर्स नोन एज एंग्लो फ्रेंच वॉर और कार्नेटिक वॉर्स. ठीक है, ब्रिटिश कैन नॉट प्रोनाउंस कर्नाटका, इसलिए उन्होंने कर्नाटिक बोला. अब देखिए 3 वॉर्स की टाइमलाइन है. ब्रिटिश वैसे विक्टोरियस, एक बार आप 3 टाइमलाइन देख लीजिए. चलें आगे. ठीक है, अब देखिए क्यों इंग्लिश और ब्रिटिश और फ्रेंच का हुआ. वॉर्स फॉर कॉलोनीज रिजल्टेड इन वॉर इन इंडिया. ट्रेड राइवलरी भी थी, 2 रीज़न है. अब आप बोलेंगे ऐसा क्या. 1756 76 मत रिमेंबर, डो नॉट रिमेंबर, बट टू गेट फेमिलियर आप एक बार इसको देखिए. 7 ईयर्स ऑफ वॉर बोलते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच. ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था इस टाइम. कहाँ का लड़ाई भी जानते हैं आप. यूरोप में, अफ्रीका, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. देखिए व्हेन यू विल स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर मेंस तब इसको डिटेल में कवर करेंगे. चलिए, इंडिया साइड स्टोरी. माइटी मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था. ठीक है, अकबर जी का एक वो देखते हैं कैसे वो गवर्न करते हैं. अकबर डिवाइड्स इनटू सूबा. ठीक है, उसमें सूबेदार होते हैं और दीवान होते हैं. किस में डिवाइड करते हैं. सूबा. अब सूबा क्या है, व्हाट डज सूबा मीन. अकबर के टाइम में उन्होंने 15 सूबा में, सूबा को प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था. काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, मालवा, अजमेर एंड गुजरात. ठीक है, सूबेदार थे और दीवान. सूबेदार मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दीवान कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. ऐसे वो करते थे. नाउ रीजंस. जो मुगल एम्पायर एक्सपेंड कर रहे थे साउथ में, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था. बहुत ज़्यादा रिवोल्ट बढ़ गया. प्लस उन्होंने क्या था, जो औरंगजेब थे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स एंड द लास्ट रूलर्स, वन ऑफ द लास्ट रूलर्स, वो बिल्कुल भी रिलीजियस टॉलरेंट नहीं थे. ठीक है, डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स, जिजिया, टैक्सेस. फिर नादिर शाह इन्वेट करते हैं इंडिया. बैटल ऑफ करनाल होती है 24 फरवरी 1739 को. दिस इज़ नॉट द राइट डेट, दिस इज़ द राइट डेट. ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग आते हैं, फारूक सियार. एक मुगल एम्परर है जिन्होंने 1717 में एक फरमान, जो कि रॉयल ऑर्डर, एंड गेव अ प्रिविलेज टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर बंगाल. इन रिटर्न कंपनी हैड टू पे एनुअली ₹3000. बस 3000. हाँ, उस टाइम के हिसाब से आप जोड़ लोगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जो ये लोग कर रहे थे उसका शायद ये 10% भी नहीं होगा. ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोल दिया गया, अब ड्यूटी फ्री, आप सामान लाओ, ट्रेड करो फ्रॉम बंगाल. और आगे आपको पता चलेगा बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस उस टाइम, वन ऑफ द रिचेस्ट. द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम वॉज ऑल्सो अलाउड टू इशू पास एज दस्तक्स फॉर पर्पज ऑफ ट्रेड. दे, दैट इज एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी, वर ऑल्सो अलाउड टू ट्रेड, बट वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं थे. आप ट्रेड करो बट आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी. अब देखते हैं 1720s के अराउंड 3 किंगडम्स इमर्ज हुए, अवध, हैदराबाद, बंगाल. अवध के कौन है, सादत खान. हैदराबाद निज़ामुल मुल्क, बंगाल मुर्शिद कुली खान. ये जो 3 है ना नाम, इसी से बहुत सारे PYQs पूछे गए हैं. ठीक है, फ्रेश रिवेन्यू सेटलमेंट, उन्होंने रिवेन्यू सेटलमेंट चालू किया. रिलीजियस टॉलरेंट थे. कुल मिला के आखिरी में इफ़ यू विल सी अलायंसेस विद मराठा एंड राजपूत. ठीक है, लखनऊ प्रॉस्परस हो गया. बट बंगाल वॉज द रिचेस्ट ऑफ ऑल. ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, इसी में बैटल ऑफ प्लासी, सब चीज़ इसी से लिंक्ड है. सक्सेसर ऑफ मुर्शिद कुली खान, हु वॉज सक्सेसर ऑफ मुर्शिद कुली खान, कोई बता सकता है, किसी ने पढ़ा है. देखिए मुर्शिद कुली खान के सक्सेसर थे सबसे पहली चीज़ सरफराज खान. ठीक है, फिर शुजाउद्दीन, फिर अलीवर्दी. ठीक है, तो सरफराज खान, ही वॉज असैसिनेटेड बाय अलीवर्दी खान. अलीवर्दी खान की 3 डॉटर्स थी, बट उन्होंने अपने ग्रैंड सन को, पोते को, सिराजुद्दौला को चूज़ किया. अब देखिए वाई बंगाल, ब्रिटिश ने क्यों बंगाल को टारगेट किया. इट वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस
और मुर्शिद कुली खान ने स्टार्टेड रेवेन्यू फार्मिंग, ट्रांसफर्ड जागीर टू खालिसा एंड तक्काबी लोन्स। क्या मतलब देखिए, फार्मिंग इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन, ठीक है। उन्होंने तक्काबी लोन चालू किया, लोन्स टू फार्मर, ओके। अब देखिए, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन एंड अली वर्दी खान, ऑल थ्री नवाब्स हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। चौकी एंड थानास, जो कि प्राइवेट ट्रेड को प्रिवेंट करते थे, बट सबसे बड़ी खामी जो थी वो थी नेग्लेक्टेड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी। सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी पे आते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, प्लेसिंग कैनन्स ऑन वॉल्स ऑफ फोर्ट, गिविंग शेल्टर टू कृष्णा बल्लभ, रेवेन्यू ऑफिसर अंडर नवाब हु हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर अंडर नवाब हु हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, सपोर्टिंग राइवल क्लेम ऑफ घसेटी बेगम फॉर बंगाल थ्रोन, मिस यूजिंग फरमान ऑफ 1717। ये 5 सर्कमस्टेंसेज हैं, ठीक है। अभी तो आपको याद रखना है, फॉर मेंस आपको अगर आ गया तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ऑफिसर्स हु बिट्रेड नवाब इन बैटल। अब देखिए किस किस के बीच, एक सेकंड में आपको डिटेल में बताऊंगा, बट ये बैटल ऑफ प्लासी में किसने उनको बिट्रे किया। ओमी चंद मिडिल मैन, मानिक चंद ऑफिसर इन चार्ज ऑफ फोर्ट विलियम, जगत सेठ बैंकर्स, मीर जफर कमांडर ऑफ नवाब साहिब। 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड देम एंड चैलेंज्ड नवाब इन बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी कहाँ है? 30 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब देखिए इसमें ऑफकोर्स ही बात है कि वो हार जाते हैं नवाब, ठीक है। अब उसके बाद क्या सिस्टम रहता है, मीर जफ़र फ्रॉम 17, उसको ब्राइब क्या किया जाता है, आप जो कमांडर हैं मीर जफ़र, आप फाइट मत करो, आपको हम लोग नवाब बनाएंगे फ्यूचर। तो मीर जफ़र 1757 से 1760 तक इनको नवाब बनाया गया, बट ही वॉज नॉट एबल टू मीट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। फिर आए मीर कासिम, उन्होंने, वो थोड़े स्मार्ट थे। ही ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर टू कीप हिज ऑफिसर्स अवे फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी ऑफ फोर्ट विलियम। देन कासिम वर्सेस ब्रिटिशर्स ड्यू टू मिसिंग दस्तक, battles took place, it's not that important. ब्रिटिश अपॉइंटेड मीर जाफ़र 1763-1765, मतलब आप देखिए मीर जाफ़र फिर से आ गए, ठीक है। अब हम लोग को देखना है बैटल ऑफ बक्सर 1764। मीर कासिम इसमें लड़ रहे हैं, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें हेक्टर मुंड्रो लीड करते हैं और जीत जाते हैं तीनों के अगेंस्ट। दिस इज़ अ मैसिव विक्ट्री ड्यू टू बेटर आर्म्स, बेटर ट्रेंड आर्मी एंड यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, दे वॉन। इससे EIC का डीप में परचम लहर गया। चलो ठीक है, पहली लड़ाई बोल सकते हैं कि आप कोइंसिडेंस से ब्राइब करके जिता दी। सेकेंड लड़ाई, इतनी मैसिव लड़ाई ऑफ 3 रूलर्स, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल 1765 to 1772। In February 1765, the company signed a treaty with Nizamuddaulah, son of Mir Jafar, and asked him to reduce his army. Bengal could now be administered with the help of deputy सूबेदार। देखिए सूबेदार वाली चीज़ आपको मैंने अकबर के में बताई थी। Bengal could now be administered with the help of deputy सूबेदार, who would be appointed by company and could not be removed without prior approval from company। मतलब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ रही है, बताओ। Thus the company received right of administration over Bengal। आप भी IAS की तैयारी कर रहे हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बैठा दिए। इन अनदर ट्रीटी साइंड इन अगस्त 1765 नोन एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, द कंपनी रिसीव्ड दीवानी राइट, दैट इज राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है। दिस ट्रीटी वॉज साइंड विद मुगल एम्पर शाह आलम टू। The company gave in return 26 lakh rupees to emperor as pension। With these 2 treaties, company received administrative and financial control। अब बताइए, पैसे हाथ में, पावर हाथ में, अब बताओ। But no responsibility towards subject। In other words, dual government refers to power without responsibility। पावर मतलब ब्रिटिशर्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं टूवर्ड्स विलेज पीपल, देख रेख उनका ध्यान रखना है ना, पानी टाइम से आ रहा है, लोन क्या, कुछ नहीं। This was dual government of Bengal system। Now, subsidiary alliance, idea of duple adopted by Richard Pule Wellesley, लॉर्ड वेलेस्ले बोलते हैं, ठीक है।
By 1797, two strongest Indian powers, Mysore and Marathas, had declined. Subsidiary alliance was a policy which had been firstly thought by French Governor Dupleix. However, it was aggressively practiced in India by British Governor R.C. Wellesley. He pursued this policy in wake of Napoleonic threat के डर के कारण. अब इस पॉलिसी में होता क्या है? फर्स्ट, इंडियन रूलर साइनिंग सब्सिडियरी अलायंस हैड टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश फोर्स इन हिज किंगडम. क्या मतलब? जो इंडियन रूलर साइन करेगा ये चीज़, वो ब्रिटिश आर्मी को रखेगा और उनको पैसे देगा. मतलब आर्मी है ब्रिटिश की, ठीक है, आप बोल सकते हैं इंडियन रूलर के लिए काम करेगी, बट वो ब्रिटिश के लिए भी कर सकती है. पैसा देगा इंडियन रूलर. द इंडियन रूलर कुड नॉट enter into any diplomatic relation or sign any treaties with any other kingdom without receiving approval from EIC. King cannot employ any European into his service without permission from EIC. He had to keep a British officer in his court, and this officer is known as British resident. The company agreed to not to interfere in internal affairs of that kingdom. अब किस किस को कैसे कैसे लिया गया है इस अलायंस के? हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ वसाई. आप पहला और आखिरी लर्न रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलें आगे, एक बार इसको देख लीजिए, देन विल मूव अहेड. डलहौजी. अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया था? एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड एनेक्स्ड, और बढ़ाने के लिए. अब देखिए, पीसफुल एनेक्सेशन क्या है? या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अब कैसे रन रखना है? डी फॉर डलहौजी, डी फॉर डलहौजी, डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. शांति से कैसे होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? मेल एडमिनिस्ट्रेशन. अगर कोई गवर्न नहीं कर पा रहा है किसी एरिया को, तो डलहौजी की टीम जाएगी. मतलब आप समझ रहे हैं, एक पीसफुल तरीके से कर रहे हैं. एनेक्सेशन थ्रू वॉर पंजाब में, बस एक जगह पंजाब. अब पीसफुल एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? आप सब ने ये चीज़ पढ़ी होगी, आप सब ने ये चीज़ सुनी होगी. व्हाट डज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मीन्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? पॉलिसी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के प्रिंसली स्टेट को कैप्चर करने की इजाज़त देती है इफ़ दे डू नॉट हैव अ मेल हायर. सतारा को कैप्चर किया कि झांसी, जो रानी झांसी की लड़ाई. मेल एडमिनिस्ट्रेशन. मेल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई बता देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसको ले लेंगे. अवध लास्ट रूलर वाजिद अली शाह सेंट टू कैलकाटा. बेगम हजरत महल रिवोल्टेड, ठीक है. मैसूर, जूनागढ़, पटियाला, भोपाल. अब देखिए, अनडिवाइडेड इंडिया में क्या था? ब्रिटिश इंडिया 60%, प्रिंसली स्टेट 40%. ऐसा आप मत सोचिएगा कि पूरा भारत ही ब्रिटिशर्स के अंडर था. मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मोनार्की. व्हेन EIC ट्रेडेड विद इंडिया, ब्रिटेन में 1688 में मोनार्की वीक हो गई एंड पार्लियामेंट स्टार्टेड 1688 में. व्हेन क्लाइव रिटर्न टू इंग्लैंड, Clive was the richest man of Europe. ठीक है. Company fought many wars and needed loans. On the other hand, company's officials returning with surmount wealth. क्या मतलब? ब्लैक मनी के साथ वो लोग वापस जा रहे थे. जब कंपनी लड़ाई लड़ रही थी, कंपनी दिवाले हो गए थे, दिवालिया निकल गया बोलते ना. एंड कंपनी के ऑफिशियल सरमाउंट वेल्थ. टू काउंटर दिस, सिलेक्ट कमिटी वॉज फॉर्म्ड. कमिटी प्रेजेंटेड रिपोर्ट. Debate was for allowance of other trading companies who wanted free trade. अब देखिए यहाँ से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 regulated East India Company, but monopoly remains. Also a kind of charter act. Proprietors will elect 24 directors and court of directors every 4 years. Government send report to COD and COD with report to parliament. COD will report to parliament. Court of directors, ठीक है, COD. रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इंटरवल है, टेक 2 minutes ब्रेक एंड हाइड्रेट योरसेल्फ. आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे. देखिए, आप लोग एक
आप लोग वर्ल्ड के मोस्ट हार्डेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्ट लाइक वन। यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल है, आप लोग ऐसे सर्च करते हैं यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल, नहीं, दोनों के बीच में गैप है, नहीं ना, ऐसे सर्च करिए। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लीजिए। डू नॉट पॉज द वीडियो एंड डू नॉट स्किप इट। जितना आपको दिया जा रहा है, टेक द कमांड, बिहेव लाइक एन ऑफिसर, ओके। चलिए, डिड यू मार्क योर अटेंडेंस? फर्स्ट कमेंट में लिखा हुआ है मार्क योर अटेंडेंस हियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आई विल रीड एवरी कमेंट, यहाँ पर जाके प्रेजेंट सर लिखना है एंड आई विल रीड एवरी कमेंट। चलिए जल्दी। चलिए 1773, नाउ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल गवर्नमेंट एंड हो गया बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्या हो गया? ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, प्रमोशन हो गया है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल प्लस 4 अदर मेंबर्स इंक्लूडेड इन रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बनता है इससे? अगर 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल प्लस 4 अदर मेंबर्स, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या फिर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेजॉरिटी वोट्स विल बी कंसिडर्ड, इफ वन एब्सेंट गवर्नर जनरल विल हैव कास्टिंग वोट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल या गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल के साथ 4 अदर मेंबर्स असिस्ट करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फर्स्ट पार्लियामेंट्री एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट पार्लियामेंट्री एक्ट। Provisions are in England. This act provided that proprietors would elect 24 directors for a period of 4 years. ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था शॉर्ट नोट्स। The court of directors was required to submit all the reports which it received from India before British government. In India, the governor of Bengal received new designation known as Governor General of Bengal. He was to be assisted by a council of 4 members. This 4+1 structure was known as Governor General in Council. Governor General Executive Council, decision of the council had to be taken by majority vote. ठीक है, 3 members of the council formed quorum. 3 members formed quorum. Governors of Bombay and Madras were subordinated. क्या मतलब? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास सबसे ज़्यादा पावर है. A Supreme Court was to be established at Calcutta. It was to be preceded by Chief Justice and 3 subordinate judges. फर्स्ट चीफ जस्टिस वॉज एलिजा एम्पे। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट एलिजा एम्पे वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट बन गया था तब। चले, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, it provided that Supreme Court could not question the decisions taken by Executive Council in their official capacity. Pitt's India Act 1784, 4+1 reduced to 3+1, कंपनीज गवर्नमेंट टू इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 फंक्शन हैं, डबल गवर्नमेंट, पहला कमर्शियल बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं BCCD, ABCD होता है, वैसे BCCD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
अब देखिए इसमें 2 हैं कैबिनेट मेंबर ऑफ ब्रिटेन, 4 है जजेस, प्राइवी काउंसिल, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए ये चीज़। डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम, डबल गवर्नमेंट मतलब डबल, 2 हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं आप, 2 फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। Pitt's India Act 1784 to rectify defects of Regulating Act 1773. An act was passed when William Pitt was Prime Minister. Provisions. In England, this act created a new authority called Board of Control. It had 6 members, 2 were cabinet ministers and 4 were members of Privy Council. Board of Control had the power to supervise the entire operations of company and particularly be responsible for administrative functions. जो मैंने आपको छोटा सा बता दिया ऊपर, उससे आपका ये पूरा पैराग्राफ समझ हो जाता है. The court of directors was responsible for commercial functions. This setup is known as double government. In India, the strength of executive council was reduced from 4 to 3. Thus, new structure became 3+1. Governor of Bombay and Madras were subordinated to Governor General in council in matters related to war and diplomacy. ठीक है, ये छोटा सा आप अगर ये लर्न कर लोगे ना, आपका इसमें से 1 से 2 पॉइंट इजीली कवर हो जाएगा. एक्ट ऑफ 1786 इट गेव वीटो पावर टू गवर्नर जनरल, पर्टिकुलरली कॉर्नवालिस. वीटो पावर, ठीक है, जो बोलेंगे वो होगा. चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इट एक्सटेंडेड द मोनोपोली ऑफ कंपनी फॉर द नेक्स्ट 20 years. द सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वुड बी पेड बाय कंपनीज रेवेन्यू एंड नॉट फ्रॉम ब्रिटिश स्टेट ट्रेजरी. इट गेव वीटो पावर टू गवर्नर जनरल फॉर एवरीवन. ठीक है, दैट विल सक्सीड आफ्टर कॉर्नवालिस, सबको मिलेगी. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इट एंडेड कंपनीज मोनोपोली विद 2 exceptions, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेडिंग टी. कंपनी सब चीज़ में मोनोपोली खत्म हो चुकी है, और भी कंपनीज आ सकती है, बट सिवाय ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेडिंग टी, चाय पत्ती. इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया. ये क्वेश्चन पूछा जाता है PYQ, कब वो लोग आ सकते हैं. टू एंटर इंडिया एंड प्रीच क्रिश्चियनिटी. इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज गवर्नमेंट शुड एनुअली क्या होना चाहिए, 1 लाख रुपए मिलेगा टू प्रमोट एजुकेशन. अब बोलेंगे सर 1 लाख रुपए, अभी के हिसाब से 1 लाख रुपए इज अ बिग अमाउंट, उस टाइम सोचो. ठीक है. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट. सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को. इट एंडेड अर्लियर 2 exceptions ऑल्सो, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेडिंग टी, ये भी खत्म. इट अलाउड यूरोपियंस वाइट्स टू परचेज प्रॉपर्टी एंड सेटल इन इंडिया. It ended company's role as commercial entity and it could only function as an administrative authority. ठीक है, कमर्शियल वाला जो आम था वो खत्म हो गया, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिसीव्ड अ न्यू डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. बॉम्बे प्लस बंगाल प्लस मद्रास ब्रिटिश इंडिया उस टाइम बनता था. विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. मतलब बंगाल के ऊपर ही मेहरबान थे, गवर्नर से गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. डन. लेजिस्लेशन वॉज ऑल्सो सेंट्रलाइज्ड. गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ पावर्स ऑफ मेकिंग लॉस. दे ओनली सजेस्ट मैटर्स टू गवर्नर जनरल रिगार्डिंग लॉ मेकिंग. फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉस द काउंसिल नीडेड टू कंसल्ट एन एडिशनल मेंबर हु वॉज एक्सपर्ट इन इंडियन लॉस, दैट वॉज TB मैकॉले. मतलब लॉ बनाने के अलग से काउंसिल कंसल्ट की गई. एक एक्सपर्ट रखा गया इंडियन लॉस के ऊपर जिनका नाम था TB मैकॉले PYQ. 3+1 लॉ मेकर ऐड हो गए. A law commission was to be constituted for the purpose of consolidation and codification of Indian laws. Services/jobs under company's government was open for all Indians, irrespective of caste, color, gender, place of birth, etc. The company's government of India should take some steps for improving conditions of slaves in India. ठीक है, थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा. चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इट रिड्यूस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम 24 to 18. 24 थे, 18 हो गया. इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन फॉर ICS यानी कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, UPSC CSE. CSE क्या है, वैसी है ये, इंडियन सिविल सर्विसेज. 1855 में फर्स्ट एग्जाम हुआ लंदन में. First Indian, SN Tagore. The law member was made full-fledged members of council, and for purpose of making laws, 6 additional members were added. 2 judges थे SC के, 4 were ICS, Indian civil servants.
तो हमने क्या देखा, 1773 में 4+1 थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर 3+1, 3+1, 3+1, 3+1, 1 लॉ मेंबर टीबी में कॉल है, 4+1 और 6 ऐड हो गए। इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सब इन्हीं के नाम हैं। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग्स डिड नॉट इवॉल्व any scientific or rational system for collection of land revenue, rather he adopted a temporary arrangement, ijara. Under this land was auctioned to the highest bidder. क्या मतलब, ज़मीन के लिए ना इनके पास कोई सिस्टम नहीं था, एक टेम्पररी अरेंजमेंट था, इजारा, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको ज़मीन दे देंगे। इनिशियली द ऑक्शनिंग वॉज डन एवरी 5 years, बट लेटर इट बिकेम एनुअल, पहले 5 साल था, बाद में 1 साल। However, it proved to be exploitative for peasants. Company also at times faced problems in realizing the revenue as bidding amount was quite high. अब देखिए, permanent settlement, revenue fixed forever, permanent, introduced by Cornwallis in 1793 on advice of John Shore. It was introduced in Bengal, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस। क्या मतलब, जो बी लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी परमानेंट सेटलमेंट and up to Banaras division of UP. It covers 19% of British India. Reasons for introduction. A group of historians say that Cornwallis did a mistake in identifying zamindars as the owners of land. He introduced a settlement with the zamindars. On the other hand, there was some historians who said that he did it deliberately so as to create a concept of private ownership of land. क्या मतलब, ज़मींदारी, मतलब आप समझ लीजिए ज़मीन को ओन कौन कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको लगा कि ज़मींदार ओनर है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड ये लाना चाह रहे थे ताकि वो इंडियन एग्रीकल्चर को कैपिटलिस्ट बना सके। कॉर्नवालिस थॉट इट वुड बी ईजी फॉर कंपनी टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम फ्यू ज़मींदार्स देन मिलियंस ऑफ पेजेंट्स। ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ सोशल क्लास ऑफ ज़मींदार्स हु वुड बी लॉयल टू कंपनी। क्या मतलब, ज़मींदार को अपने फेवर किया है, ज़मींदार के पास ज़मीन होगी मतलब पैसा होगा तो पावर ले लेंगे, तो कोई लॉयल रहेगा, तो अगर इंडियंस रिवोल्ट करेंगे तो उनका साथ मिलेगा ज़मींदार का टू सप्रेस इट। द कंपनी एक्सपेक्टेड परमानेंट सेटलमेंट वुड लीड टू सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एज द कंपनी वुड नॉट डिमांड अ शेयर इन सरप्लस प्रोडक्शन। उनको क्या लगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा। Characteristic features. Permanent settlement was introduced with the zamindars considering them as owners of those land in which they had previously been revenue collectors, also known as zamindari settlement. Their right of ownership was hereditary. They could transfer, sell or even mortgage their land. By the evening of an already fixed date, the zamindars must pay their dues or else they would lose their ownership. इसको बोलते सनसेट लॉ। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, अगर शाम तक पेमेंट नहीं मिलेगा तो आपकी ओनरशिप खत्म। द कंपनी कुड नॉट डिमांड एनी अमाउंट अबव देन वॉट हैड ऑलरेडी बीन फिक्स्ड। मतलब अगर इसके ऊपर कोई देगा, मतलब इसके ऊपर कोई कमाएगा तो उनका खुद का है। जमींदार्स मस्ट पे 10 out of 11 ऑफ द रेंटल ऑफ कंपनी, कीपिंग 1/11th पार्ट ऑफ रेंटल विद देमसेल्व्स। क्या मतलब, अगर आप 11,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, 10,000 जाएगा, मतलब 10th of 11th पार्ट जाएगा, एक सेकेंड, ये हो गया, हाँ, 10,000 रुपये जाएगा कंपनी के पास, 1,000 रुपये आप रखोगे, आपकी कमाई है, ठीक है। थॉमस मुनरो, परमानेंट सेटलमेंट के चक्कर में एक्स्ट्रा मनी ज़मींदार ले जाते हैं, कंपनी को फ़ायदा नहीं है। थॉमस मुनरो, देखिए ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोले रियोतवारी सिस्टम लाओ जो कि 20 से 30 साल में रिवाइज होगा, ओके। परमानेंट सेटलमेंट के चक्कर में एक्स्ट्रा मनी ज़मींदार ले जाते हैं, ऐसा, दिस इज इनफॉर्मल लैंग्वेज। रियोतवारी इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड in 1820 in Madras, Bombay, and later extended to Sindh, Berar and parts of Assam. It covered 51% of British India. Features. Settlement was made directly with the peasants who were known as Rayats, Ryotwari Rayats. Settlement was known as Ryotwari. Rate of revenue was not fixed forever, rather could be revised every 20 to 30 years. ये हो गया हमारा रियोतवारी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए हमारा चैनल है ये, आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी की,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।